हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलना ताकि मेरी कोई भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो जो मुझसे कनेक्ट हैं फर्स्ट डे से उनको पता है कि मैं डेली क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डीएलएड के, एमपी डीएलएड के। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना ये आपकी कितनी हेल्पफुल हो रहा है, आपको कितना हेल्प कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि मुझे टाइमिंग्स की वजह से वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो टाइम पे डाल दूँ ताकि आप लोग है ना पहले से फिर प्रिपेयर करो, आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो मैं इसके लिए ट्राई करूँगी। तो यहाँ मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ने हैं। लेकिन ये जो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ ये सिर्फ आपके जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के, जो आपकी यूनिट 5 है वो बहुत लेंदी है, उसका मैं आप लोगों को कल दे दूँगी। तो आप लोगों को उसकी वीडियो कल मिल जाएगी उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज मैं आपको यूनिट 1 से यूनिट 4 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। और जो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ उसका मैं बेसिक आपको आंसर दे दूँगी कि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें आंसर नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करें। तो आप हमें आंसर भी दे दिए, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको फुल आंसर दे दूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एज अ आइडिया के लिए कुछ आउटलाइंस या पॉइंट्स दे रही हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प मिले और आप लोग अपने आंसर्स खुद बना पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो जो हमारा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, जो मंडे को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स का होगा। आपका जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है आपका पेपर, वो आपका 25 मार्क्स का होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इंग्लिश इज़ कॉल्ड अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? ग्लोबल लैंग्वेज मतलब जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इंग्लिश को ही क्यों कहा जाता है? तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन एग्जाम्पल फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज and also became the most important language all over the world. It is mostly used in communicating around the world. Also, it is spoken as the first language of the country. That is why it is known as the global language. आप लोगों को पता है जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है वहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उनकी जो पहली भाषा होती है, जिनकी मातृभाषा होती है, वो इंग्लिश ही होती है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश को हम ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इंग्लिश ही बोली जाती है कम्युनिकेट करने के लिए, और दुनिया में लगभग ज़्यादातर लोग ही इंग्लिश का यूज़ करते हैं, इसलिए इंग्लिश को बोला जाता है ग्लोबल लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ इंग्लिश टीचिंग। जो इंग्लिश टीचिंग है मतलब इंग्लिश पढ़ाने की इम्पोर्टेंस और उसकी वैल्यू क्या है वो हमें बताना है। मतलब वो इंग्लिश पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या वैल्यू है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको पहले बता दिया था, हमारी कंट्री के बाहर जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं हमारी कंट्री के बाहर, वो इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं। तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें भी इंग्लिश आनी चाहिए, इसलिए इसकी इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंस है। मतलब हमारे जो वर्ल्ड वाइड है, हमारा जो इंडिया से बाहर है, इसकी इम्पॉर्टेंस है, इसलिए इंग्लिश को पढ़ाते हैं। इट इज़ एजुकेशनली इम्पॉर्टेंट। फिर दूसरा, इट इज़ एजुकेशनली इम्पॉर्टेंट। अब ये एजुकेशनली इम्पॉर्टेंट कैसे हो गया, मतलब पढ़ाई लिखाई में इसका क्या इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के या मेडिकल के, उसमें जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमारे इंग्लिश में ही दिए होते हैं। उन वर्ड्स को ज़्यादा अच्छे से समझा सिर्फ इंग्लिश में ही जा सकता है। अगर हम उन वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ और ही वर्ड्स बन जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं जितने अच्छे से हमको वो इंग्लिश में आते हैं। इसलिए जो भी हमें साइंस टेक्नोलॉजी है या मेडिकल एजुकेशन है, कुछ भी है जहाँ पर कुछ ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश लगती है कि जहाँ के वर्ड्स कुछ अलग होते हैं, क्योंकि जो आर्ट साइंस और ये मेडिकल वगैरह होती हैं, जो इनकी बुक्स होती हैं, उनके जो ज़्यादातर राइटर्स होते हैं वो बाहर के होते हैं। इसलिए हमें उनको पढ़ने के लिए, उनकी लैंग्वेज समझने के लिए वो क्या बोलना चाहते हैं, हमको इंग्लिश सीखना पड़ती है। अब दूसरा है, इट इज़ कल्चरल इम्पॉर्टेंस। अब कल्चरल इम्पॉर्टेंस क्यों है इंग्लिश की?
अब बहुत से लोग सोचेंगे कल्चर क्या होता है जो हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कल्चर क्या होता है, मतलब सांस्कृतिक इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब आप लोगों को पता है कि हम लोगों का दूसरी कंट्री से मेल मिलाप करना है, उनसे कम्युनिकेशन करना है, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने, तो हमको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। उसी से हमारा जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम उनकी जानेंगे, वो हमारी जानेंगे। और कैसे जानेंगे? जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जब तक हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। और जो देश जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, तो आज वो देश भी क्या कर रहा है, उन्होंने भी इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और वहाँ पर भी आजकल क्या हो रहा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और लोग ही ना इसको पढ़ भी रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है इट्स वोकेशनल इम्पोर्टेंस। अब वोकेशनल इम्पोर्टेंस होता है मतलब जो हम एजुकेशन से हट के जो पढ़ाई करते हैं, हमारी जो मेन पढ़ाई होती है उससे हट के कोई पढ़ाई करते हैं या कोई हमारा प्रोफेशन होता है, उसको हम कहते हैं वोकेशन या वोकेशनल। अब जैसे कि अब देखते हैं कि इसकी वोकेशनल इम्पोर्टेंस क्यों है। अब जब कोई बंदा बिजनेस करता है, या अपनी मैं एग्जांपल के लिए देती हूँ, जैसे कोई मेडिकल खोलता है, तो उसमें जो मेडिसिन के नाम होते हैं वो सब इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी में नहीं होते। तो उसकी समझ के लिए वो क्या है, इसकी वोकेशनल इम्पोर्टेंस। जब तक इंग्लिश नहीं आएगी तो जो मेडिकल वाला है वो मेडिकल नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आएगी, वो दवाओं के नाम नहीं समझ पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल लेवल। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से आ सकता है, या तो ऐसे आ सकता है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल लेवल, या फिर आप लोगों को ये प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल लेवल की जगह इंडियन स्कूल भी लिख सकते हैं। जैसे व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट इंडियन स्कूल्स, तो हम देखेंगे कि इंग्लिश पढ़ाने के एम्स यानी मोटिव क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं, ठीक है, इसके कारण क्या है। तो फर्स्ट है हमारा टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इंडियन स्कूल में इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती है मिडिल स्कूल से या प्राइमरी से? ताकि बच्चों की जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है, मतलब अटक अटक की ना बोलें, वो फ्लुएंटली कुछ भी जो इंग्लिश में सेंटेंस है वो आराम से बोलें। टू स्पीक इंग्लिश विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बहुत से लोगों का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता हैगा, वो इंग्लिश तो बोल लेते लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन ख़राब होता है। तो उसको सही करने के लिए भी क्या होता है, जो इंग्लिश है वो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ाई जाती है इंडियन स्कूल में। टू रीड इंग्लिश विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और इंग्लिश को पढ़ने के लिए, उसको सही से समझने के लिए भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते जाते लेकिन उनको समझ में नहीं आता उन्होंने पढ़ा क्या है। वही अंडरस्टैंडिंग के लिए, वही समझ के लिए क्या होता है, जो प्राइमरी स्कूल है और जो मिडिल स्कूल है वहाँ इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है, ताकि आगे चल के इनकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती जाए। बी एबल टू रीड बुक्स एंड मैगजीन्स रिटन इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में बुक्स आती हैं और मैगजीन आती हैं उनको हम पढ़ सकें, इसलिए भी हम लोगों को हमारे स्कूल्स में इंग्लिश सिखाई जाती है। फिर है यूज़ ऑफ लर्न वर्ड्स करेक्टली। जो शब्द हैं उनको सही ढंग से कैसे याद करें वो सिखाया जाता है। टू इनकरेज टू हैव डिलाइट इन रीडिंग इन स्टूडेंट्स। अगर बच्चों को इंग्लिश आएगी तो आगे चल के क्या वो रीडिंग भी मज़े से कर पाएंगे। अगर जिनको इंग्लिश नहीं आती है ना, वो हमेशा कतराते हैं पढ़ने में, है ना। तो अगर हम बच्चे को प्राइमरी या मिडिल स्कूल से इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, तो वो आगे चल के क्या होगा, वो रीडिंग कर पाएगा, उसे झिझक नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज लिसनिंग हेल्प इन लर्निंग इंग्लिश। या ये क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स, या डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिक्टेशन इन लिसनिंग स्किल। ये क्वेश्चन आपको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे लिखना है। पहले मैं इस क्वेश्चन का मतलब बता दूं। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें लिसनिंग स्किल्स का मतलब सुनने की जो हमारी स्किल्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश सीखने में। आप लोगों को पता है जब तक हम करेक्टली सुनेंगे नहीं तो हम करेक्टली लिखेंगे नहीं, करेक्टली लिखेंगे नहीं तो करेक्टली बोलेंगे नहीं। इसलिए जो लिसनिंग है मतलब सुनने की जो हमारी स्किल्स हैं वो क्या रोल निभाती हैं इंग्लिश सीखने में, तो इस क्वेश्चन में हमको वो बताना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हेन दे स्पीक अदर्स लिसन टू अस, व्हेन अदर्स स्पीक वी लिसन टू देम। Thus we see that listening and speaking go together. They are very important skill. We speak, that we listen to, we learn language just by listening helps in speaking. The more we listen to a language, the better we learn to speak. It will
इट वी लर्न द होल ऑफ द लैंग्वेज जस्ट बाय लिसनिंग। जैसे आप लोगों को पता है, जब हम लोग किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं या बात करते हैं तो एक बोलता है तो वो दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है तो फिर जो पहला वाला है वो सुनता है, तो हमारी ऐसे ही है ना कम्युनिकेशन चलती है। जब तक हमें ना वो जो बोल रहा है, जब तक हम वो प्रॉपर तरीके से सुनेंगे नहीं तो हम उसका जवाब कैसे देंगे, तो हमारी कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। और आप लोगों को पता है, जो जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी जो लैंग्वेज है वो अपने घर से ही सीखता है, बस वो सुन सुन के सीखता है, उसको कोई सिखाता नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को देखता है, अपनी फैमिली को देखता है कि वो कैसे बोल रहे हैं, क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, वो सुन सुन के वो कैच कर लेता है उसको, वो भी वैसे ही बोलने लगता है फिर आगे चल के। इसका मतलब ये है कि लिसनिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब सुनने का कितना इम्पोर्टेंस है। जब वो छोटा बच्चा भी कैच कर सकता है तो हम लोग जब सही से सुनेंगे तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं वर्ड्स को, और हम भी अपनी लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। अब है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग रिदम और पोज। आप पे ये शॉर्ट नोट आ सकता है या अलग से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको रिदम का बताया। रिदम का बेसिकली मतलब होता है धुन, लेकिन यहाँ पर हम कोई गाने की धुन की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बोलते हैं, यहाँ पर हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम उसकी क्या रिदम्स होती हैं। आप लोगों को पता है, जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हमारे मुँह से उसकी आवाज़ें निकलती हैं, है ना, उसी को हम कहते हैं रिदम। तो कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ कम बोलना है, कहाँ धीरे से बोलना है, ये सब चीज़ों को हम कहते हैं रिदम। ठीक है। फिर पॉज। पॉज क्या होता है ये सबको पता होगा, ये नॉर्मल हम बोलते भी हैं। पॉज पॉज मतलब होता है रुकना, थोड़ी देर के लिए कहीं रुकना। आप लोगों को पता है इंग्लिश में हम लोग कहाँ कहाँ रुकते हैं, जहाँ कॉमा आता है, जहाँ फुल स्टॉप आता है या सेमी कॉलन आता है, वहाँ हम क्या करते हैं रीडिंग में। जब रीडिंग आप करते हैं तब ये 3 चीज़ें आती हैं, कॉमा, फुल स्टॉप और सेमी कॉलन। वहाँ हमको थोड़ी देर के लिए पॉज लेना पड़ता है, यानी रुकना पड़ता है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रीडिंग, व्हाट आर इट्स टाइप्स और व्हाट आर इट्स एम्स, व्हाट स्टेप्स बी टेकन व्हाइल टीचिंग रीडिंग टू द पीपल्स। रीडिंग क्या है, रीडिंग के टाइप क्या हैं और रीडिंग के एम्स क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं। यहाँ रीडिंग में क्या लिखा है, रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू रीड अ फॉरेन लैंग्वेज बिकॉज इट ओपन्स द गेटवे ऑफ अनबाउंडेड नॉलेज। Francis Bacon was perfectly right. He said, reading make a full man. According to Gray, reading is a form of experience. देखिए, जो रीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं सबसे मेन होती है रीडिंग। जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका बेसिक ही होता है रीडिंग। जब तक हमें उस लैंग्वेज की रीडिंग नहीं आएगी तब तक हम उस लैंग्वेज को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने यहाँ मैंने लिखा है, फ्रांसिस बेकन के मुताबिक, फ्रांसिस बेकन हैं एक राइटर हैं, ऑथर हैं, ठीक है। उनके मुताबिक जो रीडिंग है वो इंसान को पूरा बनाती है। जब तक रीडिंग ना हो तो हमको कुछ नहीं आ सकता। तो यहाँ मैंने लिखा, ही सेड रीडिंग मेक अ फुल मैन, इंसान को पूरा बनाती है। ऐसी ग्रे भी एक राइटर हैं, ऑथर हैं, तो उन्होंने लिखा है रीडिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस। आप कभी कोई बुक पढ़ना, कोई किसी दिन एक बुक उठा के देखना, जब आप वो बुक पढ़ लेते हो, ख़त्म कर लेते हो, आपको उस बुक से बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। छोटे मिले या बड़े मिले, लेकिन आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो रीडिंग क्या है, रीडिंग से हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस बिल्ड होते हैं। एक एक्सपीरियंस तो वो होते हैं जो हम चीज़ों को देख कर लेते हैं, और एक होता है हम रीडिंग से हमारे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बनती है। जो रीडर्स होंगे, जो बुक्स रीड करते होंगे, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। अब है एम्स ऑफ रीडिंग, मतलब रीडिंग करते क्या है, इसके लक्ष्य क्या है रीडिंग करने के। फर्स्ट, टू इंक्रीज पैसिव वोकैबुलरी। तो अपनी जो पैसिव वोकैबुलरी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। पैसिव मीन्स इनएक्टिव, इनएक्टिव मीन्स जो आपको नहीं आती वोकैबुलरी। बहुत से लोग होते हैं उनको बस थोड़े से वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में, वही यूज़ करके वो लोग क्या करते हैं, अपनी इंग्लिश बोल लेते हैं। कुछ वर्ड्स उनको पता ही नहीं होते कहाँ क्या यूज़ करना है, कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो वो चीज़ को बढ़ाने के लिए हमें रीडिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब हम रीड करते हैं तो हमें नए नए वर्ड्स मिलते हैं, इससे हमारी जो वोकैबुलरी यानी हमारी शब्दावली है वो बढ़ती है। फिर दूसरा, टू इनकलकेट अ हैबिट फॉर रीडिंग फॉर प्लेजर एंड प्रॉफिट, मतलब फ़ायदे के लिए और इन्जॉय के लिए भी रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग का ये एम भी है कि अगर आप बोर हो रहे हैं या कुछ नहीं, तो हमने कुछ पढ़ लिया उठा के, तो इससे क्या हो रहा है, हम इन्जॉय करें, हम बोर भी नहीं हो रहा, हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। और इससे हमें क्या प्रॉफिट क्या होगा, हमें नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी। जो जगह हम नहीं गए हैं हम उसके बारे में कुछ पढ़ें, उसके बारे में कोई बुक पढ़ें, तो उससे क्या होगा, हमें जगह के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा बिना जाए हुए, है ना। फिर नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग, रीडिंग के फ़ायदे क्या हैं।
टू हेल्प्स इन एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज़ को बढ़ाने में, आइडियाज़ को बिल्डअप करने के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं चीज़ों को लेके, हम रिलेट कर पाते हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ से। इट इंक्रीज वोकैबुलरी, हमारी शब्दावली बढ़ाने के लिए रीडिंग ज़रूरी है। इट डेवलप अ वे टू सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ एजुकेशन। अगर आपको पढ़ना आता है तो आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर आप खुद पढ़ के क्या खुद पढ़ सकते हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई खुद कर सकते हैं, आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको बुक पढ़ना आती है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग करने से हमें पता चलता है कि किसकी स्पेलिंग क्या है, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो एक एक चीज़ देखते हैं कि उसकी स्पेलिंग क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, मतलब उसको उस शब्द का उच्चारण हमें कैसे करना है। इट इज़ स्टिम्युलेटेड थॉट एंड एक्शन, इट इज़ स्टिम्युलेटेड थॉट्स एंड एक्शन। स्टिम्युलेटेड का मतलब होता है प्रोत्साहन, मतलब हमारे जो विचार हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए या उनको इनकरेज करने के लिए भी रीडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और उसका ये फ़ायदा भी है। अब है टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग दो तरीके की होती हैं, लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। ये आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा या आप नेट पे सर्च कर लेना इसकी डेफिनेशन कि लाउड रीडिंग क्या होती है और साइलेंट रीडिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि वर्ड अटैक स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। वर्ड अटैक स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? तो वर्ड अटैक स्ट्रेटजीज़ होती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। मेक प्रेडिक्शंस, इसका मतलब ये है कोई भी चीज़ों को सीखने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज़ यानी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें वो ईज़िली हम उसको ग्रास्प कर पाएँ, वो हमें ईज़िली याद हो जाए। तो फर्स्ट है मेक प्रेडिक्शंस। इसका मतलब अगर आप कोई वर्ड देख रहे हो या सेंटेंस देख रहे हो, आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो आप प्रेडिक्शन करो, मीन्स अपने मन में जानो कि इसका मतलब ये हो सकता है, शायद इसका मतलब वो हो सकता है। जब आप ये कर लो फिर उसके बाद आप देखो कि या किसी से पूछो कि उसका प्रेडिक्शन जो आपने उसका अंदाज़ा लगाया था वो कितना सही था और कितना गलत था। इससे आपको पता चलेगा कि आप वर्ड्स कैसे पहचानें कि आपकी ताकत क्या है, आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही है या गलत है। और यह आपको चीज़ों को याद करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। सेकेंड है विजुअलाइज। ये हम सबके अंदर होता है। जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर थॉट्स चलने लगते हैं। कोई कहानी है कि वो लड़की वहाँ गई, उसने पेड़ पे चढ़ी, तो हम लोग वो मन में भी सोचने लगते हैं कोई लड़की है वो जा रही है, वो पेड़ पे चढ़ गई, मतलब हमारी जो मूवी है वो हमारे मन में चलने लगती है। तो इससे क्या होता है हम कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं और याद कर सकते हैं अपने विजुअलाइजेशन से। फिर दूसरा है आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। इसका मतलब जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने कुछ लिखा या पढ़ा, उसमें से किसी चीज़ का आपको मतलब नहीं पता, तो आप उसको क्या करें, लिख लो और फिर आप किसी से पूछो या फिर आप डिक्शनरी उठा के देख सकते हो कि उसका मतलब क्या था। तो इससे क्या होता है लिखने से कि आप लोगों को याद रहता है कि इसका मीनिंग क्या था, मैंने क्या लिखा था। फिर फोर्थ है कनेक्ट द टेक्स्ट टू लाइफ। जो आप ये वाला जो पॉइंट है ये मोस्टली हम सभी यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ होती है हम उसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई वर्ड है, हम उसको दूसरे वर्ड के साथ जोड़ देते हैं। इससे हमारा क्या होता है, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं उस चीज़ को कि उसका मतलब क्या होगा। बेसिकली आप किसी चीज़ को जब आपको याद करना है, आपके मन में रखना है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिए कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी तो हमारी लाइफ में भी तो ऐसा होता है, ये इस चीज़ से मिलती जुलती है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो लर्निंग पावर है, रीडिंग पावर है, चीज़ों को याद करने की जो पावर है वो अच्छे से बिल्डअप होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। अब है ओरल ड्रिल और इट्स इम्पोर्टेंस। ओरल ड्रिल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये ओरल ड्रिल क्या है, ये इसमें जो टीचर्स होती हैं वो एक ग्रुप बनाती हैं बच्चों का, या इंडिविजुअली सारे बच्चों को कोई एक्टिविटी देती हैं, ये पिक्चर दे देती हैं उसके बारे में बोलो, या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देती हैं कि उसके बारे में बोलो। उससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर जो बोलने की जो उनका जो बोलने का वे है वो अच्छा होता है, उनकी जो लैंग्वेज है उसमें फ्लुएंसी आती है, मीन्स वो आसानी से बोल सकते हैं। कुछ बच्चे डरते हैं चीज़ों को बोलने में 4 लोगों के सामने, तो जो ओरल ड्रिल है वो बहुत से स्कूलों में कराया जाता है। बच्चों को स्टेज पे बुला लेते हैं या कहीं भी बुला लेते हैं, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मोटिवेशन जागता है, वो इनकरेज होते हैं बोलने के लिए। ठीक है।